अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत को कानूनी मैदान में कितनी बार सुबकी का सामना करना पड़ा, इसके पीछे वजह क्या है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कैसे कप्तान की लीगल टीम पे खिलाड़ियों ने ही कप्तान को मुश्किल में डाला है। आखिर क्यों हुकूमत को एक माह में नैब के 2 ऑर्डिनेंस जारी करना पड़े। नाजरीन, प्रोग्राम एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, बात करेंगे नैब की 821 अरब रुपए की रिकवरीज की, लेकिन तमाम रकम सरकारी खजाने में नहीं आई है। कायमा कमेटी ने रकम का ऑडिट करवाने का फैसला किया है। आप बात करेंगे, आपको बताएंगे कि 815 अरब रुपए की जो मामला है, ये कहां गए पैसे, प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाजरीन बात करेंगे मेहमानों के गैर कानूनी शिकार के वीडियो क्यों बनाई गई। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली जाम ओवैस ने डेरे पर बुलाकर तशद्दुद किया, उसके बाद उस नौजवान की लाश मिली, लवाहिकीन ने एहतजाज किया, और उसके बाद बिलावल के फोन पर भी लवाहिकीनों ने सड़कें खोलने से इनकार किया है, एहतजाज पर है लवाहिकीन। एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में मौजूद हैं स्काइप हाफी तजियाकार सिद्दीक जान, और स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं सहाफी तजियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कानूनी मैदान की अगर बात की जाए तो वहां पर कहां और कौन कौन से ऐसे मौके आए जहां पर उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है, और कहां पर वो कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं? देखें, कई महाज होते हैं हर हुकूमत के लिए। सफारती महाज होता है, जो माली मैदान में जिस तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री के जिस तरह मामलात हैं वो एक चैलेंज होता है, इस तरह एक कानूनी महाज है। हमारी जो हुकूमत है इसने सफारती महाज पे बड़ी कामयाबियां समेटी हैं और तारीखी कामयाबियां समेटी हैं। इसी तरह माली चैलेंजेस हैं, उसमें ज़ाहिर है रोज की बुनियाद पे बहुत से चैलेंजेस से निपटना पड़ रहा है। लेकिन कानूनी महाज एक ऐसा है जिसमें गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, इसकी लीगल टीम ने उन्हें सुबकी का सामना करवाया है। यानी जो इश्यूज आसानी से हैंडल हो सकते थे, जो कानून साजी के मामलात आसानी से चल सकते थे, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हो सकता था, लेकिन लीगल टीम की वजह से, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से, लीगल टीम की आपस में रस्साकशी की वजह से टीम में कौन आता? कप्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कप्तान को उन्हीं की लीगल टीम ने मुश्किल में डाला है। अभी रिसेंट हम इसकी एक हैपनिंग की बात कर लेते हैं। चेयरमैन नैब से मुतल्लिक जो ऑर्डिनेंस आया, ये आना तो बुनियादी तौर पे चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन से मुतल्लिक था और कुछ इश्यूज को एड्रेस करना था जिसमें अभाम पाया जाता था। उसमें एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। यानी हमारे जराए ने यह बताया है कि नैब ऑर्डिनेंस को 2 लोगों ने ड्राफ्ट किया। उसका एक हिस्सा अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ड्राफ्ट किया, एक हिस्सा वजारत कानून ने ड्राफ्ट किया। जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने जो हिस्सा ड्राफ्ट किया, वो जराए बताते हैं कि वो सेक्शन 4 है, यानी जिसमें जो इमरान खान का एहतसाब का नैरेटिव है उसको सबसे ज्यादा दचका उस सेक्शन ने पहुंचाया। सब कुछ ही उसमें से निकाल दिया गया। और जब महंगाई पे बात होती है तो खान साहब एहतसाब की बात करते थे, कोई और गवर्नेंस की बात होती है वो कहते थे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऑर्डिनेंस जो अक्टूबर में जारी होता है, वो उस ऑर्डिनेंस में वो सबको ही उसके दायरा कार से निकाल दिया जाता है। लाइनें लग जाती हैं रिलीफ लेने वालों की। उसके बाद 1 महीने के अंदर दूसरा ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ता है। दूसरा ऑर्डिनेंस आता है, उसमें बहुत सारी चीजें जो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज वाली है वो वापस लाई जाती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और इमरान खान जो समंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उसके हवाले सबसे ज्यादा बात करते हैं। तो ये हाउसिंग सोसाइटियों का जो मामला है ये नैब के दायरा कार से निकल जाता है उससे पहले। अब जब ये सारी चीजें, उसकी सारी चीजें तो नहीं, यानी चीटिंग पब्लिक एट लार्ज और फ्रॉड और ये मामलात नैब के डोमेन में लाए जाते हैं, साथ ही उसमें एक अबहम था, उसको दूर किया जाता है कि चेयरमैन नैब को हटाया कैसे जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो कहती है कानून में तरीकाकारी मौजूद नहीं है और आइन में लिखा ही नहीं हुआ कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का दायरा कार क्या है। इस हवाले से नैब के चेयरमैन के हवाले से उस अबहम को दूर करने के लिए लॉ मिनिस्ट्री एक ऑर्डिनेंस तैयार करती है। उस ऑर्डिनेंस में ही लिखा जाता है कि चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सदर के पास इख्तियारात होंगे, लेकिन ग्राउंड्स वही होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के या जो आला अदलिया के जज वाली ग्राउंड्स होती हैं।
अब वो ऑर्डिनेंस जाहिर है वजीर आजम उसकी मंजूरी देते हैं, सदर उसकी मंजूरी देते हैं, तब वो ऑर्डिनेंस जारी होता है। उससे अगले दिन जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो मीडिया को इंटरव्यू देते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से खबरें आती हैं बाहर कि जी अटॉर्नी जनरल ने तो उस पर तहफुजात का इजहार कर दिया है। आप अपने तहफुजात का इजहार फैसला होने से पहले कर सकते हैं, फैसला होने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन बन गया और ये प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन पे आप एक किस्म का अदम एतमाद कर रहे हैं और उसमें फिर मीडिया, अभी ऑर्डिनेंस आए 3 दिन हुए हैं और उसका डंडोरा पीट कर आप, इसका मतलब है कि अपनी ही हुकूमत की चार्जशीट आप पेश कर रहे हैं। इसमें अदिल इशू कहां पर आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि आपस में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या पहले से लूप में नहीं लिया जाता है, इस वजह से बाद में पता चलता है कि किसी और को तहफ्फुज़ात है, फिर वो डिसीजन चेंज कर दिया जाता है। इसमें इशू यहां आ रहा है कि एक मर्ज को देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने डॉक्टर्स कई रख लिए हैं। हर डॉक्टर अपने अपने तरीके से इलाज करना चाहता है। इसका जो मुतलका जो रेलेवेंट कोई शख्सियत है वो वजीर कानून होते हैं, वो चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो जो ऑर्डिनेंस जारी करना होता है वो उनकी डोमेन होती है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो, उनका भी बड़ा अहम किरदार होता है। अटॉर्नी जनरल जो हैं और जो अभी खालिद जावेद साहब हैं, बड़े काबिल शख्सियत हैं, चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है कि अदालतों और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और अदालत की मुआवनत वफाक की जानिब से करना। लेकिन यहां पर मामला यह हो गया कि अब समझ नहीं आ रही कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो बाइख्तियार हैं या वजारत कानून बाइख्तियार है। और दूसरी जानिब सिर्फ यही मामला नहीं रुका, यह मामला सिर्फ ये 2 शख्सियात या 2 इदारों का नहीं है, इसमें बाबर वान साहब भी आ जाते हैं जो पार्लिमानी अमूर के बुनियादी तौर पर मुशीर हैं, लेकिन बहुत सारे कानूनी मामलात ऐसे होते हैं कि इनकी इनपुट भी जाहिर बीच में आती है। फिर इसमें यही मामला नहीं रुकता, इसमें जो अली जफर साहब हैं वो आ जाते हैं, बहुत सारे कानूनी मामलात में उनकी इनपुट होती है। मतलब अब यहां से अंदाजा करें कि जो 30 कवानीन हुकूमत मंजूर कराने जा रही है उनमें एक बड़ा अहम कुलभूषण यादव वाला मामला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला, उसमें अपनी ही इन्हीं लीगल टीम के लोग एतराज कर रहे हैं। यानी अपनी ही टीम के लोग हुकूमत की स्ट्रेटजी को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक काम जो मुल्क के लिए हो रहा है, जो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को बिनोअन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हो रहा है, उस पे इसी लीगल टीम के लोग कमेटियों में बैठ के इसके खिलाफ बात करते हैं। फिर शहजाद अकबर साहब हैं, कुछ मामलात को वो देखते हैं। इसमें ये हम माजी की हुकूमत से अगर हमारी कंपेयर करें तो देखें हर काम में तो माजी की हुकूमत से कंपेयर होता है। पीएमएलएन के दौर में उनकी लीगल टीम बहुत स्ट्रांग थी और उसकी रीजन ये है कि जो भी उनकी लीगल टीम का स्ट्रांग शख्स होता था, जाहिर है उसको वजारत कानून दी जाती थी। जिस तरह अभी फरोग नसीम साहब जैसा काबिल शख्स वजारत कानून में हैं, बाकी दीगर जिनके मैंने नाम लिए वो भी काबिल तरीन है अपनी अपनी डोमेन के। लेकिन मसला ये है कि सेनेट इंतखाबात का मामला होता है, उसमें शो ऑफ हैंड वाला मशवरा प्राइम मिनिस्टर साहब को कौन देता है? फिर उस पर क्यों हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ता है? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब को बताते कि आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? क्यों अदालत में जाके यू टर्न लेना पड़ता है? काजी फायज ईसा वाले मामले पे हुकूमत का एक स्टैंड है, हुकूमत उस पर जो है वो बड़ा मुश्किल से इस जंग को लड़ती है, ठीक है। लेकिन उस पे अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं मैंने इसको डिफेंड ही नहीं करना। हालांकि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनका काम ही वफाक की इन फैसलों को डिफेंड करना है। उसके बाद फिर इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला है। इंतखाबी इस्लाहात में बहुत सारे बिल मंजूर हो जाने के बाद, मारिया, बिल मंजूर हो जाने के बाद इंतखाबी इस्लाहात में प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है कि 8 शिकें इसमें ऐसी शामिल हो गई हैं, ठीक है, जो अदालतों से जाकर उड़ जाएंगी। तो ये नुकसान किसको हो रहा है? कप्तान को हो रहा है। कप्तान को अपनी टीम के मेंबर, चाहे वो किसी को भी इख्तियार दें, लेकिन वो किसी एक को इख्तियार दें। और इस तरह तो खिचड़ी जो पकी हुई है, इसमें तो आपने अपना ही जारी ऑर्डिनेंस किया है और उस पर आपके अपने लोगों ने इतराज उठा दिया है और अपोजिशन को मौका दे रहे हैं। आप टीम है वो ही इस तरह के फैसले करिए कि कप्तान मुश्किल में आ रहे हैं। सिद्दीक, आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या सब की जो हुकूमत को 1 माह के अंदर अंदर 2 ऑर्डिनेंस, नैब ऑर्डिनेंस जारी करने पड़ते हैं, इसकी क्या वजह है? लूप होल्स बेसिकली कहां पे हैं? देखिए, मैंने तो परसों के प्रोग्राम में ये कह दिया था कि ये जो तमाशा एक लग गया है एहतसाब के निजाम के मामले में, एहतसाब के कानून के मामले में, नैब के कानून के मामले में, इस सारे में तो फिर बेहतर यही है कि नैब को बंद कर दिया जाए। एक अजीब सा एक तमाशा लग गया है कि एक जो है वो तरमीम आती है
फिर हुकूमत से ही उसकी मुखालफत सामने आ जाती है, फिर दूसरी तरमीम आती है, फिर उसके ऊपर भी मुखालफत शुरू हो जाती है। मसला ये है, ये बिल्कुल अदील बड़ाई साहब ने दुरुस्त कहा कि असल में बहुत से लीगल माइंड्स एक जगह एक जमात में ऐसे इकट्ठे हो गए हैं और उनकी आपस में इससे पहले ही जो है वो एक बताया जाता है कि मुख्तलिफ मामला पे उनकी मुखालफत थी। जाहिर है आप देखें, और इनमें से 4-5 ऐसे नाम है कि जो एक ही काफी था अगर तहरीक इंसाफ में होता तो, यानी वो सब अपनी अपनी जगह पे जो है वो कहते हैं कि वो एक था। हाँ जी, वो किसका था, वो मैं कल ही काफी हूँ, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी का था ये। तो मसला ये है कि आप यहाँ पे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की है, इमरान खान साहब की है। देखें, वो सबको बिठाएं, सब बैठे इत्तेफाक करें कि ये चीजें। अब मसला यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं कि पहले एक ही बात मानी जाती है, फिर दूसरे की बात मानी जाती है, फिर तीसरे की बात मानी जाती है। मैं एक चीज की वजाहत जरूर कर दूं कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद खान साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बनने के बाद भी काजी फाइज ईसा साहब के केस में वफाक के दिफा से इनकार किया था, तो उसकी वजह ये थी कि काजी फाइज साहब के केस में जब वो वकील थे, अभी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तानी बने थे, तो उनसे राय मांगी गई थी और उनको कहीं पे बात हुई थी कि उनको इंगेज किया जाए एज ए वकील जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के, क्योंकि वो अपनी राय दे चुके थे। फिर उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक किया जब वो पहले एक चीज राय दे चुके थे, यानी काजी फाइज साहब के हक में कुछ चीजें सजेस्ट कर चुके थे, तो फिर वो कैसे रोस्टम पर खड़े होकर और अदालत में उस चीज की मुखालफत करते। तो इस पहले ही कह दिया था अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जब उनको बनाया जा रहा था कि मैं इस केस में वफाक का दिफा नहीं करूंगा। लेकिन ये जो मामला है ये किसी एक शख्सियत का नुकसान नहीं है। देखें, अवाम को ये नहीं पता कि बाबर मान साहब क्या कह रहे हैं, हाँ, बाबर मान साहब क्या कह रहे हैं, अली जफर साहब क्या कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, इस सब में एक किरदार को मिस कर गए हैं अदील बड़ाई साहब, फैसल चौधरी साहब। जरा ये बताते हैं कि जो फैसल चौधरी साहब है, इमरान खान साहब उनकी बात को भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब खुद भी एक वकील है, तो कोई इसमें शक नहीं है कि उनका भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है तहरीक इंसाफ के अंदर। अगर आप 4-5 इन्फ्लुएंशियल, सबसे इन्फ्लुएंशियल शख्सियात की बात करें, उनमें से फवाद चौधरी साहब है। हाँ, लेकिन लीगल मशवरों में, लीगल इश्यूज के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो जो है वो फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सबके साथ बैठ के एक फैसला कर ले और फैसल चौधरी साहब एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो प्राइम मिनिस्टर सबको कहते हैं नहीं जी ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो इस हद तक उनका इन्फ्लुएंस है। तो मेरा ख्याल है इन सबको एक जगह बिठाकर एक ही बार तय कर लें कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और अगर यही कुछ करना है तो फिर बेहतर है कि या तो इसकी जो कोई ये जो एहतसाब का निजाम है, इसको या तो आप आवाम के वसीतर मफाद में बंद कर दें, या इसको किसी प्राइवेट कंपनी को ठेके पे दे दें, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें, ताकि आपको भी थोड़ी सी साख रह जाए, क्या रह जाए, इसके कोई शेयर्स वगैरह स्टॉक एक्सचेंज में कोई इसको रजिस्टर करवा के कोई शेयर्स इसके बेच दें। सिद्दीक साहब यहाँ पर सिद्दीक साहब यहाँ पर जो ये है कि इनकी आपस की जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहिए कि फलां की डोमेन में आप मुदाखलत ना करें। लॉ मिनिस्ट्री को ये कहना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस में आप ना करें, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कहना चाहिए, या वजारत पार्लिमानी अमूर को ये कहना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान पार्टी को तो हो ही रहा है, हुकूमती अमूर को तो हो ही रहा है, खुदा न खास्ता इससे मुल्क को भी नुकसान होता है। एक महीने में 2 ऑर्डिनेंस, ये खुद इस चीज का मजर है कि उसमें क्लैरिटी नहीं थी, या तो कोई और मसला था, और इसमें जो चीजें आपने चीटिंग पब्लिक एट लार्ज उसमें से निकाल दिया, एहतसाब का ही तो नारा था प्राइम मिनिस्टर साहब का, और उसमें से ये सेक्शन 4 में इतनी बड़ी आपने एग्जेम्पशंस दे दी और तमाशा बन गया, एनआरओ के ताने सुनने पड़ गए। उसके बाद फिर आपको चीजें वापस क्यों लेनी पड़ी? तो ये पीएम साहब को जाहिर है ये सोचना चाहिए अपनी टीम को बिठा के कि ये किस की गलती थी, क्योंकि इसमें मसला सिद्दीक साहब ये है, जो मैं पिछली हुकूमत की बात कर रहा था, वहां पर ये होता था कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस और लॉ मिनिस्ट्री जो है उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ये होती थी, और आमतौर पे ये होता है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो लॉ मिनिस्टर के साथ या उनकी खुशनुदी से, या माजी में इस तरह होता था, वो उनकी अपॉइंटमेंट में उनका भी बड़ा किरदार हुआ करता था। लेकिन इस मरतबा जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खालिद जावेद साहब को लेके आए, क्योंकि खालिद जावेद साहब बड़े काबिल आदमी हैं, उनको वो लेकर आए। जज साहिबान भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके अपने कोई मसाइल हों,
कोई जाती इश्यूज, मैं नहीं समझता कोई जाती इश्यूज होने चाहिए, लेकिन एक फैसला हो गया, हुकूमत ने यह स्टैंड ले लिया। खालिद जावेद साहब जैसे बड़े सियाने, बड़े जीरक, एक कानूनदान, यानी उन्हें इस बात का तो बड़ा बेहतरीन अंदाज में अंदाजा होना चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, आप उस पर डिसेंटिंग नोट दें, बिल्कुल देना चाहिए। और अगर ये चीज गलत है लॉ मिनिस्ट्री वाली, बिल्कुल इस पे उनको इख्तिलाफ करना चाहिए। लेकिन अभी इस ऑर्डिनेंस की उम्र जो है वो 4 महीने हैं। इसमें ये मामला कौमी असम्बली में 4 महीने बाद जाना है, लेकिन उसको दूसरे दिन ही उसकी पैदाइश के मुतनाज़ा बना दिया जाना, ये वो सवालात हैं। और इसी तरह जिस तरह मैंने पहले बात की, सदीक जान साहब, इंतखाबी इस्लाहात वाला जो मामला था, फरोग नसीम साहब और अटॉर्नी जनरल साहब ने दोनों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, ये बड़ी अच्छी इन्होंने तजवीज दी कि ये जो शिके हैं 8 ये मुतसादिम हैं आइन से, हम अदालत में जाके इनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने समझा, ये बड़ी अच्छी तजवीज थी, लेकिन ये 8 शिकें शामिल किसने करवाई, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को पता करना चाहिए। उसके बाद अब आगे ये कहा जा रहा है जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के बस इसे मंजूर करवा लें। लेकिन कल के प्रोग्राम में हमने ये बताया था कि उसमें एक कानूनी अबहाम पैदा हो गया, बड़ा बल्कि बहरान पैदा होने का खदशा है। ये फिर वही शिकें भी मंजूर हो जाएंगी जो आगे जाके अदालतों से उड़ सकती लेकिन हैं। सवाल अभी भी यहाँ पर अदील यही है कि जो तमाम ये जो हो रहे हैं, बार बार सुबकी का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि एहतिसाब के अमल को धचका लग रहा है। जिस नारे पे वजीर आजम इमरान खान साहब वजीर आजम बने, अगर उसी को ठेस पहुंचेगी तो फिर मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, उसका जिम्मेदार कौन है। बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको बताएंगे नैब ने 821 अरब रुपए रिकवर तो किए, लेकिन उसमें से 815 अरब रुपए आखिर गए कहां। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 821 अरब रुपए की नैब की रिकवरीज का यह मामला है। तमाम रकम सरकारी खजाने में नहीं आई है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने तफसीलात जानने के लिए डीजी नैब और ऑडिटर जनरल को तलब कर लिया और साथ ही साथ इस रकम के हवाले से ऑडिट करवाने का भी फैसला किया गया है कायमा कमेटी की जानिब से। अदिल, आपकी तरफ आऊंगी। ये जो मामला है, कहा जा रहा है कि नैब ने 821 अरब रुपए रिकवर तो किए हैं, लेकिन उसमें से 815 अरब कहाँ गए हैं, वो सरकारी खजाने में नहीं आए हैं। हाँ जी, कल से ऐसे ही लग रहा है जी कि नैब अरबों रुपए शायद खा गया है और ये सब का एहतसाब करने वाला इदारा कि खुद इसने पता नहीं अरबों रुपए कहाँ आगे पीछे कर दिए हैं। अब कल जो कायमा कमेटी का इजलास था और इस कायमा कमेटी के इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया कि नैब ने 821 अरब रुपए की रिकवरी किस अकाउंट में जमा कराई मालूम नहीं। और कायमा कमेटी ने कहा जी हम रकम का ऑडिट कराएंगे। सलीम मांडवी वाला साहब ने इसके बाद बयानात जड़ दिए और उन्होंने कहा जी कि वजारत खजाना के मुताबिक चूँकि नैब ने रकम जमा नहीं कराई तो इनका झूठ सामने आ गया है। आज तक कितनी रकम जमा कराई है और सवालात उन्होंने नैब की शफाफियत पे उठा दिए। तो इस पे फिर हमने थोड़ा सा आज इसको पढ़ने की कोशिश की और इसको जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वैसे ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि कल यानी बरोज़ जुम्मा नैब की जानिब से इस पर एक रद्द अमल आएगा और नैब वजारत ख़जाना के साथ भी ये मामला टेकअप करने जा रहा है और नैब वजारत ख़जाना को उन रसीदों के साथ और उन रिसीविंग्स के साथ ख़त लिखने जा रहा है जिसमें यह रकम किस तरह जमा कराएगी। अब ये सवाल कि वजारत ख़जाना क्या दुरुस्त कह रही है या नहीं कह रही। अब वहाँ पर वजारत ख़जाना के लोग भी थे, स्टेट बैंक के लोग भी थे कमेटी में, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये तमाम लोग जो मुल्क को चला रहे होते हैं इन्हें मालूम ही नहीं कि नैब का वसूलियों का तरीकाकार क्या होता है। और उसके बाद ये अच्छा, एक सवाल है जी। सवाल यह है कि गुज़श्ता रोज एक रिलीफ पैकेज दिया गया 120 अरब रुपए का। अगर हुकूमती खजाने में पैसे नहीं हैं और नैब ने अपनी रिकवरी भी जमा नहीं करवाई तो फिर ये 120 अरब रुपए कहाँ से आए? अच्छा, इस पे हम आज इसी चंक में ही आगे चल के बात कर लेते हैं। मुझे सवाल जरूर याद कराइएगा। ठीक है। कि बुनियादी तौर पे तो ये जो इस तरह के जो पैकेजेस हैं, जो सब्सिडीज देनी होती हैं, हमारा मुल्क जहाँ पर हमारा रेवेन्यू टारगेट्स ही पूरे नहीं होते, खसारे का बजट होता है, तो जाहिर है ये सब्सिडीज जब आपकी रेवेन्यू जनरेशन नहीं है तो फिर कर्जा लेके ही आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहरहाल ये चूंकि एक अलग सवाल है,
लेकिन अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि नैब जब रिकवरी करती है ना, किसी से वसूलियां करती है, उसके बाद आगे से कई डोमेन्स होती हैं जहां पर उसने ये जमा करानी होती है। मिसाल के तौर पे अगर वो वफाकी हुकूमत की डोमेन में आता है तो वो वफाकी वजारत खजाना में जमा कराया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुतासरीन हैं जो वफाकी डोमेन में आते हैं तो ये रकम नैब मुतासरीन को खुद से नहीं देता, ये बल्कि ये खजाने में जमा कराई जाती है। अगर ये सूबाई मामला है, जिस तरह वो डबल शाह वाला एक मामला था, जिस तरह एक हाउसिंग सोसाइटियों के ये जो कई मामलात हैं, ये मुतलका सूबे की जो ट्रेजरी है उसमें जमा कराया जाता है। उसके बाद फिर वो जो हुकूमती शोबा, वो जो इदारा है वो जारी करता है। आमतौर पे ये AGPR इसको जारी करता है चेक्स की सूरत में। नैब खुद ना तो कैश में लोगों को, मुतासरीन को रकम देता है, बाकायदा AGPR से चेक जारी होता है। अच्छा, अब यहां पर क्या मामला है कि बहुत सारी रकम ऐसी थी जो कि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज वाला जो मामला था वो सूबों को गई थी। नैब ये कह रहा है कि हमारे पास सिंध को जो हमने रकम दी वहां पर उनके चीफ सेक्रेटरी के और मुतलका डिपार्टमेंट के खतूत मौजूद हैं, हम ये अब ये साथ लगाएंगे। उसके बाद जो बैंक लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं लोग, तो ये जो बैंक लोन डिफॉल्ट का जो मामला है वो वसूल की गई रकम स्टेट बैंक में जमा कराई जाती है। अब वहां स्टेट बैंक के लोग बैठे हुए थे, खामोशी से बैठे थे, कोई भी नहीं बोला। और वहां पर जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, अच्छा, एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने मेरे ख्याल में बात की कि हमें मालूम नहीं, इस हद तक उनकी बात ठीक है। आगे से वहां बैठे लोगों ने इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, ऐसे लगा कि नैब जो है वो पैसे खा गया। फिर जो वफाकी वजारत खजाना, सूबाई वजारत खजाना, जो स्टेट बैंक का मामला है, ये अलग अलग। अच्छा, नैब के पास 1 महीने का टाइम होता है जब ये रकम रिकवर कर लेते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने मुतलका जो इदारा है उसमें जमा करानी होती है। और यह भी मैं बता दूं, एक जो परसेप्शन है कि नैब को कोई शेयर मिलता है, नैब को कोई शेयर नहीं मिलता। और 1 रुपया भी, ये जो 821 अरब रुपए इन्होंने 821 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठा किया, इनको कोई पैसे नहीं मिलते। जाहिर है उनका काम है, ये उनका ये काम है, ये कोई उन्होंने कोई एहसान तो नहीं करना। और ये एनुअल रिपोर्ट आती है हर साल, उसमें बताया जाता है कि ये रकम किस किस मद में वसूल की गई और कहां ये जमा कराई गई। तो इसको फिर इसकी हाइप इतनी क्रिएट कर देगी है मेरे ख्याल में। ये वहां पर बैठी कुछ शख्सियत जिन पे नैब के केसेस भी होते हैं, तो वो कहते हैं चलो मौका आया नैब की हम ट्विस्टिंग कर लें, उस पे थोड़ा सा। मैं यही पॉइंट बेसिकली सिद्दीक की तरफ लेके जाना चाहते। सिद्दीक, हर मामले पे अगर नैब रिकवर कर भी रहा है पैसा या नहीं भी कर रहा, तो हर छोटे बड़े मामले पर हम नैब को इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? देखिए, हम नैब को क्रिटिसाइज, ज़ाहिर है लोगों के जो एक तशवीश होती है हम उसका इजहार करते हैं। और आज जब आपने अदील बड़ाई साहब से सवाल किया 821 अरब का, तो मुझे बहुत आपके सवाल में परेशानी नजर आई। और वो अवाम के जज्बात की अक्कासी कर रही थी वो परेशानी उनके, क्योंकि आपका काम है कि जो अवाम के जज्बात हैं उनकी तर्जमानी करें इस स्क्रीन के ऊपर बैठ के। तो आप आज मुझे पहली मरतबा प्रोग्राम में बहुत फिक्रमंद नजर आई कि अदील बड़ाई साहब 821 अरब रुपये कहाँ गया। तो इसी तरह से हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान के पैसों के लिए इतने फिक्रमंद होना चाहिए। मसला ये है कि अब ये तो अदील बड़ाई साहब की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है आपको और मुझे अजबर हो गया है अदील बड़ाई साहब हमें बता के कितने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के दौर में पैसे रिकवर हुए हैं। और हमें तो अदील बड़ाई साहब की बातें सुन सुन के नैब से जो है वो मोहब्बत हो गई है। अब ये अदील बड़ाई साहब ने ही हमें बताना है, हम इनका इंतजार करेंगे अगले प्रोग्राम में कि ये पैसे कहाँ पे गए हैं, कितने रिकवर हुए। ये लोग पता चला। ये तो मैंने सिद्दीक जान साहब, आपने शायद सुन नहीं सके, मेरा ख्याल है वो स्काइप पे होने की वजह से। मैंने ये बता दिया कि ये पैसे कहाँ कहाँ गए। और ये भी बता दूं कि 821 अरब रुपए जब से नैब बना है 1999 से लेकर अब तक ये जो रिकवर हुए हैं उनमें सिर्फ जस्टिस जावेद इकबाल साहब के दौर में 539 अरब रुपए सिर्फ इन 4 सालों में रिकवर हुए हैं। ये काफी काबिल जिक्र ये फिगर है। लेकिन जब कानूनी कौमी खजाने में आएंगे तो ही कौमी खजाने में चले गए हैं, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है कि कौमी खजाने ये प्रोविंशियल लेवल पे भी गए हैं, ये स्टेट बैंक में भी गए हैं। और ये कल इस पे नैब बाकायदा हमारे जराए बता रहे हैं रद्द-ए-अमल भी देगा। जी सदीक साहब। जी बिल्कुल, नैब को वजाहत देनी चाहिए। और इसमें यह भी देखना होगा कि जब ये मुकम्मल तफसीलात सामने आएगी, ये भी फिर देखना पड़ेगा कि ये बात वजारत खजाना ने कैसे कह दी कि जी हमारे पास तो ये पैसे आए नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये भी देखना होगा
कि इसमें क्या वो रकम भी शामिल है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कराची की हाउसिंग सोसाइटी के मामले में, बेनेटोन के मामले में जो रिकवर करने का हुक्म जारी किया, क्या वो भी नैब ने अपने खाते में डाल दिए? वो पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के जरिए ही रिकवर हुए हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन नैब को जरूर इस पे जवाब देना चाहिए। और देखे ना, अब वो तमाम लोग जो बेसिकली एहतसाब के निजाम को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, कल से उनको मौका मिल गया, उन्होंने ऐसे तमाशा बना दिया सारे का, जैसे कि नैब वाले जो है वो अपने जाती तौर पे ले गए हो ये पैसे, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए, जो कि नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इस तरह की चीजों से जब इस तरह की चीज आती है तो देखें, कंट्रोवर्शियल तो बना दिया ना, कल से हाइप तो क्रिएट कर दी पूरे पाकिस्तान में, नहीं आया पैसे कर दिया, अवाम में तो मैसेज दे दिया कि व्हाट्सएप 21 अरब रुपए पता नहीं कहां गया, पता नहीं चोरी हो गया, पता नहीं कोई घर ले गया है। तो ये वो एक जो तबका है, पर उसको कल से बहुत फायदा हुआ है जो एहतसाब के निजाम के खिलाफ है, और वो एहतसाब के निजाम के इसलिए खिलाफ है कि शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो रहा है, उनको इसलिए परेशानी है। अगर ये एहतसाब इमरान खान का होगा, फिर नैब से अच्छा इदारा कोई नहीं होगा, फिर नैब की तारीफें करेंगे, लेकिन क्योंकि उनका हो रहा है तो इसलिए वो मुखालफत करते हैं, तो उनको कल से काफी मवाद मिल गया है, बहुत वो क्या है वो पुरजोश। लेकिन सिद्दीक, यहाँ पर हम ये पॉइंट अपने दिमाग से कैसे निकाल सकते हैं कि अभी तक चूंकि जारी तो हो चुका है, लेकिन अभी तक के नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक वजीर आजम या सदर के पास है इख्तियार चेयरमैन नैब को हटाने का। अच्छा सिद्दीक साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है कि नैब जिन लोगों से पूछ रहा है कि पैसे आपके पास कहां से आए, वो लोग अब नैब से पूछ रहे हैं कि पैसे कहां पर गए। ऐसी है बिल्कुल। आप नाज़रीन, ब्रेक का टाइम अब यही देखेंगे। सदीक ने भी कहा है कि देखना है कि अदील बताएंगे हमें कि पैसे कब कौमी खजाने में ट्रांसफर हो गए हैं, और इसके साथ साथ जो ऑडिट करवाने जा रही है कायमा कमेटी बराए खजाना, तो वो कब तक होता है, उस पर भी देखते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको बताएंगे कि मेहमान की गैर कानूनी शिकार आखिर बनाई की, और उसकी सजा ये थी कि मौत। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मंगल के रोज एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि नाजिम जोखियो नामी एक नौजवान गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ी रास्ता बंद करके खड़ी थी, जिस पर नौजवान ने अंदर बैठे अजनबियों से पूछा कि उन्होंने रास्ता क्यों रोका है और वो उनके इलाके में क्या कर रहे हैं। उसके बाद उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, बेसिकली आप ये खुद ही पहले वीडियो देख लीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ टांडियो साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये मामला क्या है, ये वीडियो वायरल हुई, उसके बाद कत्ल तक ये मामला कैसे पहुंचा? बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मौका दिया। ये जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे अरब ममालिक से जो खलीजी ममालिक के शहजादे हैं, लोग हैं वहाँ के, वो यहाँ सिंध भर में आते हैं, और इनके लिए मखसूस जो है ना वो कवानीन बनाए हुए हैं, इजाज़तनामे इनको दिए जाते हैं। जहाँ किसी को इजाज़त नहीं होती, ये जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं शिकार करने के लिए, तो इनको जो मकामी वडेरे हैं ख़ास तौर पर मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ सूरत हालत, वो इनको मुकम्मल इजाज़त देते हैं कि आप चले जाएं, ये पूरे एरियाज हमारे हैं। बावजूद इसके कि सरदारी निज़ाम या जो जागीरदारी निज़ाम है ख़त्म हो चुका है, ज़मीनें लोगों की अपनी मिल्कियत हो गई हैं, लेकिन अब भी ये कराची से लेके कश्मीर तक जो सरदार हैं ये ऐसे समझते हैं कि इनकी रियासत के अंदर ही रियासत बनी हुई है, और ये अरब शहजादों को शिकार कराते हैं। और जब अरब शहजादे वापस जाते हैं, या जो अरब खलीजी ममालिक के जो बासर लोग जब यहाँ आते हैं तो अपनी गाड़ियाँ वगैरह इनको दे के जाते हैं। तो ये करोड़ों का कारोबार भी है और गिनावना खेल भी है। ये वाकया जुंगशाही जिला ठट्टा का एक छोटा सा इलाका है, वहाँ इस नाज़िम जोखियो जो एक सोशल एक्टिविस्ट था और सोशल मीडिया पर उसका पेज भी है, एक आईडी बनी हुई है, उसने देखा कि एक शख्स जो है वो दुबई नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ी का जो मालिक था, वो उसका रास्ता ब्लॉक करके खड़ा था घरों के पास। अब इस नौजवान ने उनको कहा कि भाई आप मेरे घर के या हमारे गांव के बाहर क्यों खड़े हो, और ये रवायात के भी खिलाफ है कि कोई अजनबी ऐसे आके खड़ा हो जाए। उसके बाद वो वीडियो बनी है, उसने वीडियो वायरल हुई है। तो इस यहाँ पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं जाम अब्दुल करीम, और उनके भाई हैं जाम आवेज जो रुकने सिंध असेंबली हैं। ये 3-4 साल पहले ही पार्टी में शामिल हुए हैं। इन पर पहले भी कत्ल के कई इल्जामात मौजूद हैं, मुकदमात भी हैं। इन लोगों ने इस पर प्रेशर डाला कि ये वीडियो डिलीट करो, और वीडियो डिलीट नहीं करते तो आप ओताक पर जो कचहरी है उनकी फार्म हाउस है वहां आ जाओ।
ये नहीं गया। इसने पुलिस को भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्तें दी, लेकिन पुलिस भी आपको पता है वडेरों के पास है, सरदारों के पास है, तो उन्होंने इसको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। और उसके बाद गुज़िश्ता सब जो है, जब ये वाक़या हुआ उस रात को 11:30 बजे इसको ज़बरदस्ती लोग उठा के ले गए। और उसके बाद इसका भाई भी गया, जो उनके अपने अहले खाना के जो बुरसा है वो बता रहे हैं। और उसके बाद वीडियो जो आई है उसमें भी उसने अपने वकील को कहा कि मुझे जबरदस्ती जाम अब्दुल करीम जो MNA है वो बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं, अगर कुछ हो जाए तो मेरी आप पीछे से मदद कर लेना। इनको उठा के वहां मलीर में लेके गए हैं, मेमनगोट में, वहां उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके हाथ पांव तोड़े, उसके बाद उसको डंडे मारे गए और उसको कत्ल कर दिया। ये इस किस्म का वाकया बहुत ज्यादा सिंध के अंदर मैं समझता हूँ कि इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। और कल ये दो इत्तफाकन दो अहम वाकयात हुए हैं जो दोनों पीपुल्स पार्टी के रुकन असेंबली हैं। एक गंवर इसरान है जिन्होंने कंबर में खातून पर गोली चलाई है उसके लोगों ने, और खातून घर के अंदर कत्ल हो गई हैं, और उसकी भी वीडियो आई है। चांडियो साहब, वजीर इत्तलात सईद गनी साहब ने कहा है कि हुकूमत MPA जाम अवैस को गिरफ्तारी से नहीं रोकेगी, लेकिन जो मकतूल की फैमिली है, जो मकतूल का भाई है, वो बार बार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो जाम अवैस के जो भाई है जाम करीम, जिनका भी आप बता रहे थे, उनको मुकदमे में बचाया गया है। क्या ऐसा ही हुआ है? जी जी बिल्कुल यही हुआ है। जो मर्जी की FIR की बात कर रहे हैं वो मर्जी की FIR नहीं हुई। यही पीपल्स पार्टी थी जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में इनके कारकुनान सरदारों से जीत कर आते थे, इनके शहीद होते थे तो ये हवाबेला मचाते थे। यही मलीर में जो है अब्दुल्ला मुराद को शहीद किया गया, उनके मुनव्वर सहरवर्दी को शहीद किया गया, जो शहीदों की पार्टी कहलाती थी। अब उसमें कातिलों को जगह दी गई है और सरदारों को शामिल किया गया है। वही लोग अपने ही उनके पार्टी के कारकुनों को मार रहे हैं। ये कोई किसी और पार्टी का कारकुन नहीं था, ये पीपल्स पार्टी का वर्कर था और पीपल्स पार्टी का वोटर था। अच्छा, ये उनका कारकुन थे, उनके वोटर थे? जी बिल्कुल, ये वोटर हैं और इनका भाई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर रहा है जो अभी एहतजाज कर रहा है। इस वक्त भी ठट्ठा का नेशनल हाईवे बंद है, 6 घंटे गुजर चुके हैं। ये जमहूरियत के दावेदार जो लोग बने हुए हैं, इनको इतना पता नहीं है कि हजारों लोग वहाँ बैठे हुए हैं, 4-5 किलोमीटर तक लंबी कतारें गाड़ियों। चांडियो साहब ये भी बताइएगा, ये जो कहा जा रहा है कि ये बलूचिस्तान में किसी बहुत बड़ी शख्सियत के भांजे भी हैं जाम अवैस साहब? सरदार अख्तर मेंगल इनका जो है वो मामू है, भांजा है। नवाब अताउल्ला मेंगल जैसे बड़े अजीम शख्सियत के ये वो कहते हैं नवासे हैं। और इन लोगों ने इनके ऊपर पहले भी एक जोखियो बिरादरी का ही एक मौजूद शख्स था, उसको मकली में कत्ल करने का इल्जाम है जाम अवैस पर। इस वक्त मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बेगुनाह शख्स को इस तरह से कत्ल किया गया, उस पर हुकूमत सिंध मुकम्मल खामोश है। ये जो सईद गनी साहब कह रहे हैं कि हम पुष्टपनाही नहीं कर रहे, पुष्टपनाही को क्या सींग होते हैं क्या? यही पुष्टपनाही है ना कि आपकी पुलिस जो जब चाहे किसी मुखालिफ के घर में घुसकर उसको पाताल से। और जो बिलावल भुट्टो ने कॉल की थी वो कुछ भी नहीं है, सारा ड्रामा है। ये जो कोई कॉल नहीं रिसीव हुई? नहीं, मेरी सारी बात हुई है। जो भी पीपल्स पार्टी के अराकीन असेंबली, कौमी असेंबली के मेंबरान, ये सारे जो आ रहे हैं धरने में, उनका एक ही ये मुतालबा है उनसे। उनको कोई दुख नहीं है, उनको इस वक्त तक ये दुख नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि भाई धरना खत्म करें ताकि हाईवे खुल जाए और लोग जाएं और ये मामला 4-5 दिन में जो है वो रफा दफा हो जाए। यही मामला इस वक्त चल रहा है। ये ऐसी मिसाल सिंध के अंदर में हमने कभी नहीं देखी। ये सरदारों के हवाले कर दिया गया है। सिद्दीक, आपसे इस पे कमेंट लूंगी। जिस तरह से चांडियो साहब बता रहे हैं कि इस तरह की मिसाल पहले हमने कभी नहीं देखी, और जिस तरह से जिनको कत्ल किया गया है वो पीपल्स पार्टी के ही वोटर थे। अगर अपने ही वोटर को इस तरह से कत्ल किया जाएगा तो बाकी अवाम वहां पर मौजूद क्या सोचेगी, क्या समझेगी, और इंसाफ कब तक मिलेगा? देखिए, ये बहुत ज्यादा बात तो होती है बाकी सूबों की, और मीडिया के हवाले से भी बात होती है, सहाफियों के हवाले से भी बात होती है कि जी सहाफियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। इस वक्त सहाफियों पर भी अगर सबसे ज्यादा कहीं पर जुल्म हो रहा है तो वो सिंध है। सिंध में सबसे ज्यादा सहाफी जो है वो कत्ल हुए हैं। अजीज मेमन का अभी पूछ भी लेंगे चांडी साहब से कि अजीज मेमन का अब तक क्या हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि ये नौजवान जो काम कर रहा था, ये जर्नलिज्म कर रहा था एक तौर पे। ये मीडिया का काम है ना, जैसा किसी से मीडिया हाईलाइट करता है, मीडिया सामने लाता है। लेकिन ये भी इम्तियाज चांडी साहब को बेहतर पता होगा कि सिंध के अंदर मीडिया को के लिए काम करना कितना मुश्किल है, इन वडेरों की वजह से, सरदारों की वजह से। और इन सरदारों और वडेरों के पीछे कौन है वो चांडियो साहब बता चुके हैं। तो मेरा ख्याल है हमारी अगर चांडियो साहब से जरा अजीज मेमन के कत्ल का भी पूछ लें, और दूसरा ये है कि ये भी जरा पूछ लें कि अब इस मामले में आगे क्या उनका मुतालबा क्या है। वो जो धरना देकर बैठे हुए लवाहिकीन, उनका मुतालबा क्या है?
जी चांदनी साहब बताइएगा कि एक तो अजीज मेमन साहब वाला मामला और दूसरा ये कि इस पे क्या मजीदा फॉलो अप होगा। जी देखिए, अजीज मेमन का कत्ल भी दुनिया को पता है किसने किया, कौन है, आज तक उसको इंसाफ। ये सहाफियों का कत्ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि सिंध के हुदूद में जो भी सहाफी कत्ल होगा ना उसकी मजम्मत की जाएगी, न उसके ताजियत के लिए कोई बंदा भेजा जाएगा। बाकी पंजाब में होगा, इस्लामाबाद में होगा, केपी में होगा तो ये धाड़े मारकर रोते हैं, वहां जाके सियासत चमकाते हैं। यहाँ इनकी इख्तिलाफ राय रखना जुर्म बना हुआ है। तो अजीज के मेमन साथ इम्तियाज चांदनी साहब, वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपको फिर प्रोग्राम मिलेंगे और उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आखिर इतना आसान क्यों हो चुका है किसी भी शहरी को कातिल करना, और वो लोग जो वहां पर वोटर्स हैं वहां पर उनको कातिल कर दिया जाता है, और वो जो अवामी नुमाइंदे हैं वो ही अगर पीछे कातिल की वजह बने तो इस पे अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।